अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए इम्यूनोलॉजी सीरीज़ के पहुंच गए हम लोग एंटीबॉडीज़ के ऊपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये लार्ज वाई शेप्ड के ब्लड प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जब भी किसी टाइप का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है या एंटीजन की एंट्री होती है, उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो बी सेल्स हैं, लम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा बी सेल, वो इसको प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज़ को कहा जाता है कि ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो कि किसी भी एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये एंटीबॉडीज़ है या एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ के लिए एक और भी टर्म यूज़ की जाती है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी कि आईजीबी इन्हें कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन की क्लास होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये उससे बनी होती हैं, इसीलिए इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन। नॉर्मली एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एक होती है सिक्रेटेड फॉर्म। सिक्रेटेड फॉर्म जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। हमने हमारे एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ह्यूमरल का वर्ड हम यूज़ होता है हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के लिए। ब्लड, मिल्क, स्लाइवा, लम्फ, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो सिक्रेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है वो सिक्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। दूसरी फॉर्म होती है मेम्ब्रेन बाउंड। बी सेल्स की सरफेस पर एंटीबॉडीज़ की कुछ क्लासेस प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्ट कर रही होती हैं एज अ BCR, यानी कि बी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन रिकग्निशन। यानी कि बी सेल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर भी कुछ एंटीबॉडीज़ की क्लासेस प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही एंटीजन जो है वो बी सेल रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है, वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो जो इंट्रैक्शन होती है वो बी सेल्स एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करती है। तो इस तरह से एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। या तो वो सिक्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या फिर वो बी सेल सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब डिस्कस करते हैं एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को। एंटीबॉडीज़ एक वाई शेप स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट होते हैं। इसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड के जो सब यूनिट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है, ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए उनकी लिए एक टर्म यूज़ की जाती है हैवी चेन। उनके लिए टर्म यूज़ होती है हैवी चेन के। ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, ये हैं हैवी चेन के। उसके साथ साथ 2 और यूनिट प्रेजेंट होते हैं, 2 और पॉलीपेप्टाइड्स के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, कम अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और इनके लिए टर्म यूज़ होती है लाइट चेन। याद रखिएगा, हैवी चेन के जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे। इसी तरह जो दोनों लाइट चेन होते हैं उनके भी जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों लाइट चेन जो हैं वो आपस में एक ज़्यादा है, एक के अंदर अमीनो एसिड ज़्यादा है, एक के अंदर कम है, नहीं। दोनों लाइट चेन, लेफ्ट और राइट साइड वाली दोनों लाइट चेन आइडेंटिकल होंगी। इसी तरह जो दोनों हैवी चेन है वो भी आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। मैमल्स के अंदर 5 तरह की हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कि ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। और इन्हीं हैवी चेन की बेसिस पर एंटीबॉडीज़ को 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर गामा की हैवी चेन प्रेजेंट होगी तो इट्स मीन कि वो IgG होगी। क्यों? गामा स्टार्ट्स विद जी। गामा का जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो जी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग, इस हैवी चेन के अकॉर्डिंग ही उस एंटीबॉडी को उसका नाम मिल गया IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसी तरह अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर अल्फा हैवी चेन प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है IgA। अगर म्यू प्रेजेंट है तो IgM। डेल्टा की हैवी चेन प्रेजेंट है तो वो IgD होगी। एप्सिलॉन की अगर हैवी चेन प्रेजेंट है तो वो होगी IgA। अगर हम लोग लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन दो होती हैं, एक होती है कापा और एक होती है लैम्डा। याद रखिएगा, बी सेल्स में एक ही जीन एक्सप्रेस होंगी, या तो कापा के लिए होगी या फिर लैम्डा की होगी। एक एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं, वो दोनों या तो लैम्डा की होंगी या फिर दोनों
कापा की होंगी। ऐसा नहीं होता कि एक कापा की और एक लैम्डा की होगी। लेट्स सपोज अगर हम लोग आईजीजी की बात कर लेते हैं, आईजीजी है, उसके अंदर एक हैवी चेन गामा की हैवी चेन प्रेजेंट है, उसके साथ जो दो लाइट चेन प्रेजेंट होंगी वो दोनों कापा की लाइट चेन प्रेजेंट होंगी। या फिर एक हैवी चेन गामा की प्रेजेंट है तो उसके साथ दोनों लाइट चेन जो प्रेजेंट होंगी वो लैम्डा की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कापा और एक लैम्डा होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। आईजीए है, आईजीए में एक हैवी चेन अल्फा हैवी चेन प्रेजेंट होगी, उसके साथ जो दो लाइट चेन प्रेजेंट होंगी वो कापा की होंगी या फिर दोनों लैम्डा की होती हैं। और एक और बात कि लाइट चेन कभी भी एंटीबॉडीज़ की क्लासेस को डिसाइड नहीं करती। लाइट चेन कभी भी एंटीबॉडीज़ की क्लास को डिसाइड नहीं करती है और उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है एंटीबॉडीज़ की वो लाइट चेन की बेस पर भी नहीं होती। जो क्लासिफिकेशन होती है वो हैवी चेन की बेस पर होती है। गामा होगी तो आईजीजी, अल्फा होगी तो आईजीए, म्यू होगा तो आईजीएम, डेल्टा होगा तो आईजीडी और एप्सिलॉन होगी तो वो होगी आईजीई। एंटीबॉडी ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसके अंदर भी दो टर्मिनल पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एन टर्मिनल जहाँ पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है सी टर्मिनल जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बेसिस पर एंटीबॉडीज़ को दो रीजन में डिवाइड करते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन, दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन ये दोनों चेन्स लाइट और हैवी चेन के एन टर्मिनल की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि कांस्टेंट रीजन जो है वो सी टर्मिनल की तरफ प्रेजेंट होता है। वेरिएबल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर कोई भी एंटीजन आके बाइंड करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। एक एंटीबॉडी के अंदर दो वेरिएबल रीजन होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, यानी कि दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। वेरिएबल रीजन को वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रीजन के अंदर वेरिएशन होती है। वेरिएशन किसकी होती है? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की वेरिएशन होती है। जो ये वेरिएशन होती है यही किसी भी एंटीबॉडी को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है। हमने हमारे एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के लिए। ऐसा नहीं होता कि एक ही एंटीबॉडी बहुत सारे एंटीजन को डील कर रही होती है। हर एंटीजन के लिए एक अलग से एंटीबॉडी सिक्रेट होती है, जबकि कांस्टेंट रीजन जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास की एंटीबॉडी के अंदर जो कांस्टेंट रीजन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो सेम रहता है, उसके अंदर किसी भी टाइप की वेरिएशन नहीं होती, इसीलिए इसे कहा जाता है कांस्टेंट रीजन। एक हैवी चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होता है जिसे VH कहा जाता है, जबकि तीन कांस्टेंट रीजन होते हैं CH1, CH2, CH3। C स्टैंड फॉर कांस्टेंट, H फॉर हैवी और 1, यानी कि एक कांस्टेंट हैवी चेन का एक कांस्टेंट रीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन और एक ही कांस्टेंट रीजन होता है VL। VL का मतलब होता है कि लाइट चेन का वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन। यहाँ पर अगर रेशो की बात करें तो लाइट चेन में 50-50 की रेशो होती है। 50% वेरिएबल रीजन होता है और 50% कांस्टेंट रीजन होता है, जबकि हैवी चेन के अंदर जो रेशो होती है वो 1:3 की रेशो होती है। एक वेरिएबल रीजन होता है और तीन जो होते हैं वो कांस्टेंट रीजन होते हैं। एंटीबॉडी का जो ये वाई शेप स्ट्रक्चर है इसके दो आर्म्स होते हैं। आई मीन टू से कि इसके दो बाजू होते हैं जिनके लिए फ्रैगमेंट की टर्म यूज़ होती है। एक होता है फैब फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, दूसरा होता है FC फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। अगर फैब को देखा जाए तो फैब के अंदर दोनों चेन लाइट और हैवी चेन का एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है। ये जो पर्पल कलर का सर्कल है ये है फैब, ठीक है। इसके अंदर एक कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होगा। अगर लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन में दो ही रीजन होते हैं, एक होता है V और एक होता है C। तो लाइट चेन तो पूरी प्रेजेंट होगी, और अगर हैवी चेन को देखा जाए तो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन तो प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ एक कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होगा फैब के अंदर, और यहीं पर आके एंटीजन जो होता है वो बाइंड करता है। अगर FC रीजन की बात करें तो FC रीजन जो है ये ग्रीन कलर का, ग्रीन सर्कल के अंदर ये जो पोर्शन है ये है FC रीजन। नॉर्मली क्या कहा जाता है? नॉर्मली ये समझा जाता है कि पूरे का पूरा जो कांस्टेंट रीजन है वो FC रीजन के अंदर आता है, या जो कांस्टेंट रीजन है उसी के लिए FC की टर्म यूज़ की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। पूरे का पूरा जो कांस्टेंट रीजन है वो FC रीजन के FC के अंदर नहीं आता, FC फ्रेगमेंट के अंदर नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऊपर वाला जो कांस्टेंट है हैवी चेन का, जो ऊपर वाला CH1 है वो फैब के अंदर आता है, जबकि जो नीचे वाले हैं
वो किसके अंदर आ रहे होते हैं, वो एफसी के अंदर आ रहे होते हैं। अब एफसी का काम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, हमने जब इम्यून सेल्स को स्टडी किया था तो वहाँ पर देखा था कि बहुत सारे सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफाज, उनकी सेल की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए, जिन्हें एफसीआर कहते हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ की बाइंडिंग होती है उन सेल्स के साथ वो एफसी रीजन के थ्रू होती है। ये जो एफसी होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं एफसीआर के साथ जो कि इम्यून सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, फिर एंटीबॉडीज़ की बाइंडिंग हो जाती है। इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो क्लासिकल पाथवे होता है उसको एक्टिवेट करवाने में भी एफसी जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो क्लासिकल पाथवे होता है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। तो एंटीबॉडी का जो एफसी रीजन होता है वही जाके क्या करता है, बाइंड करता है एंटीजन के साथ, और वहाँ से क्लासिकल पाथवे की जो होती है एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस नेक रीजन को, वो पॉइंट जहाँ पर दो हैवी चेन एक दूसरे से लिंक हो रही होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, उस पॉइंट को हिंज रीजन कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल रीजन होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को। जब भी किसी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करती है वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसके साथ ही कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, और वो जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती हैं वो हिंज रीजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। हिंज रीजन में एक लार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है प्रोलीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड की, और हम लोग ये जानते हैं कि जब भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर ग्लाइसिन या प्रोलीन आ जाए तो वहाँ पर अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोलीन की वजह से और ग्लाइसिन की वजह से वहाँ पर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर बाइंड नहीं हो पाता। तो इस रीजन में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो प्रोलीन की वजह से आती है। उसके साथ साथ सिस्टीन प्रेजेंट होता है जो कि उसके अंदर वो एक सल्फर कंटेनिंग का अमाइनो एसिड और डाइसल्फाइड जो बॉन्डिंग होती है वो सिस्टीन की वजह से होती है। हिंज रीजन में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो प्रोलीन की वजह से आती है, और एक लार्ज कंसंट्रेशन में प्रोलीन और सिस्टीन प्रेजेंट होते हैं हिंज रीजन के अंदर। और अब ये जो हिंज रीजन है ये हर टाइप की एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि हर क्लास की एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। 5 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजीजी, आईजीए और आईजीडी। सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर 3 के अंदर जो है हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये एम और ई, आईजीएम और आईजीई के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो आपने याद रखना है मी से, एम ई मी, यानी कि मेरे अंदर मी के अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी 3 के अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। एंटीबॉडीज़ के अंदर कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आईजी फोल्डिंग या फिर आईजी डोमेन्स कहा जाता है। अगर हम लोग लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आईजी डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक वेरिएबल रीजन के अंदर और एक कांस्टेंट रीजन के अंदर। हैवी चेन को देखें तो हैवी चेन के अंदर या तो 4 आईजी डोमेन्स प्रेजेंट होंगी या फिर होंगी 5, डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ कि कौन सी क्लास की एंटीबॉडी है, उसके अकॉर्डिंग ही या तो 4 डोमेन्स प्रेजेंट होंगी या फिर होंगी 5। अब ये ऐसा क्यों है, जब हम लोगों ने हिंज रीजन को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने एक बात को डिस्कस किया था कि जो नेक रीजन है, हिंज रीजन है, ये सभी एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ये किन किन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये आईजीएम और आईजीई के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि मी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो वो एंटीबॉडी यानी कि आईजीएम और आईजीई जिनके अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होती है, एक एक्स्ट्रा आईजी डोमेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आईजीएम और आईजीई के अंदर 5 आईजी डोमेन प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो बाकी होती हैं जैसे कि आईजीजी, आईजीडी और आईजीए, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 आईजी डोमेन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, होपफुली कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इनकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो नंबरिंग हम लोगों ने स्टार्ट से नहीं करनी, यानी कि वेरिएबल रीजन की जो फर्स्ट वाली डोमेन है वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी। हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी, यहाँ पर ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 1, जो कांस्टेंट रीजन की डोमेन्स है वहाँ से करनी है हमने, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर तो हिंज रीजन प्रेजेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन प्रेजेंट होंगी, किसी के अंदर जो वेरिएबल वाली है वो तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अगर किसी के अंदर हिंज रीजन नहीं प्रेजेंट, आईजीएम और आईजीई के अंदर, उसके अंदर कितनी होंगी,
4 होंगी आईजी डोमेन और एक जो ऊपर वाली होगी वो आएगी वेरिएबल रीजन की। अब डिस्कस करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड को। दो चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि दो हैवी चेन के दरमियान में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब काउंट करते हैं कि एक वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड के अंदर, हैवी और लाइट चेन के अंदर, इनके अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो काउंट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइट चेन को। एक लाइट चेन के अंदर दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2। तो दोनों लाइट चेन के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 4। ठीक है। इसी तरह एक लाइट चेन के अंदर काउंट करते हैं 1 2 3 4। 4 एक लाइट चेन, एक हैवी चेन के अंदर 4 जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है। अब जो दोनों हैवी चेन है इनके दरमियान में भी दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और एक एक जो है वो लाइट और हैवी चेन के यहाँ पर, जहाँ पर लाइट चेन हैवी चेन के साथ कनेक्ट हो रही है, इनके दरमियान में भी एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर। इसको दोबारा से हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो याद रखना है एक वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ एंटीबॉडीज के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जिसे ज्वाइनिंग चेन कहा जाता है या फिर जे चेन कहा जाता है। कुछ एंटीबॉडीज जैसे कि आईजीएम और आईजीए, इनका मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आईजीएम का पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है जबकि आईजीए का डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो इन एंटीबॉडीज के अंदर एक स्मॉल प्रोटीन जिसको ज्वाइनिंग चेन कहा जाता है या फिर जे चेन कहा जाता है वो प्रेजेंट होती है। ये काम कर रही होती है एज अ लॉक, ताले के तौर पर काम कर रही होती है। कैसे, ये दो डायमेरिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पर दो एंटीबॉडीज़ को, यानी कि जो दो वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करती है, उनको आपस में जोड़ती है। ये ज्वाइनिंग के तौर पर काम कर रही होती है, ग्लू के तौर पर काम कर रही होती है, ऐसे कह लें, आपस में जोड़ती है। जबकि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में आईजीएम में क्या करती है, 5 एंटीबॉडीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करती है। तो ये इस तरह से क्या करती है, वो जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबिलाइज करती है। जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे, मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर होंगे, उन सब के अंदर जे चेन प्रेजेंट होगी। और ये सारी एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि सबका मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एम और ए। इसको आपने इस तरह याद रखना है कि माँ, एम ए, माँ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जे चेन प्रेजेंट होती है। वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन में भी जो पूरे का पूरा वेरिएबल रीजन है उसके अंदर एंटीजन की बाइंडिंग नहीं होती। वेरिएबल रीजन में भी 3 स्मॉल पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्चुअल में एंटीजन की बाइंडिंग होती है, उन्हें कहा जाता है हाइपर वेरिएबल रीजन। और उनके लिए एक और भी टर्म यूज़ की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन्स, या उन्हें सीडीआर्स भी कहा जाता है। 3 होते हैं सीडीआर्स, CDR1, CDR2, CDR3। इनकी जो नंबरिंग होती है वो आउटसाइड यानी कि बाहर से स्टार्ट होती है, CDR1, फिर CDR2 और जो सबसे अंदर वाला होता है वो होता है CDR3। याद रखिएगा, एक वेरिएबल रीजन में पूरे वेरिएबल रीजन के ऊपर एंटीजन की बाइंडिंग नहीं होती। एंटीजन की जो बाइंडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ CDR रीजन्स के ऊपर होती है। हाइपर का इनके लिए टर्म क्यों यूज़ की जाती है, इनके लिए, इन रीजन्स के लिए हाइपर की टर्म क्यों यूज़ होती है, हाइपर मीन ज़्यादा। वेरिएबल रीजन में तो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में जो वेरिएशन होती है, बट CDR रीजन में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं अमाइनो एसिड की। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है हाइपर वेरिएबल रीजन। अब यहाँ पर देखिए, और इन रीजन्स में भी यानी कि CDR में से भी जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन होती है वो होती है CDR3 के अंदर एज़ कम्पेयर टू CDR1 और CDR2। और यहीं पर एक्चुअल में जो बाइंडिंग होती है एंटीजन की वो CDR3 में ही ज़्यादातर होती है। अब बात करते हैं मोनोमेरिक स्ट्रक्चर की। अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितने CDRs प्रेजेंट होंगे,
एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, एक वाई शेप के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 लाइट की और 2 हैवी की। अगर एक पॉलीपेप्टाइड के ऊपर 3 CDRs प्रेजेंट है तो 4 के ऊपर कितने होंगे? सिंपल से क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा? आंसर 12 आ जाएगा। ये है मोनोमेरिक एंटीबॉडी का केस। अगर वो एंटीबॉडी जिनकी अंदर डाइमेरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि डायमर प्रेजेंट होता है, 2 वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, सिंपल से ट्रिक है कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 24। और डायमेरिक स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है IgA के अंदर। तो IgA के अंदर कितने CDRs प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं 24। अब देखते हैं पेंटामेरिक एंटीबॉडी का केस। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो होता है IgM के अंदर। अगर एक एंटीबॉडी के अंदर 12 CDRs प्रेजेंट है तो पेंटामेर में 5 एंटीबॉडीज हैं, जो कि 5 वाई शेप स्ट्रक्चर है जो कि आपस में कनेक्टेड है। तो सिंपल से क्या करना है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 60। तो याद रखिएगा IgM के अंदर 60 CDRs प्रेजेंट होते हैं, IgA के अंदर जिसका डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 24 प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो रिमेनिंग रह गई हैं IgG, IgE और IgA, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 CDRs प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा। एंटीबॉडी एक वाई शेप स्ट्रक्चर है, वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, 2 हैवी होती हैं। हैवी क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर अमाइनो एसिड का जो नंबर होता है, कंसंट्रेशन होती है, वो ज़्यादा होती है। और 2 होती हैं लाइट चेन, उनके अंदर जो अमाइनो एसिड का नंबर होता है वो कम होता है। इसके साथ साथ एंटीबॉडी के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन और एक होता है कांस्टेंट रीजन। जो कांस्टेंट रीजन होता है वो एक पर्टिकुलर क्लास की एंटीबॉडीज़ के अंदर सेम ही रहता है, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो सेम ही रहता है। जबकि वेरिएबल रीजन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है। जो वेरिएबल रीजन होता है, यहीं पर एंटीजन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर एंटीजन आके बाइंड करता है। उसके साथ साथ एक हैवी चेन के अंदर एक वेरिएबल और 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, जबकि एक लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, उसके अंदर 2 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फैब फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग और एक होता है FC फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो FC रीजन होता है, इसके जो ये बहुत सारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और जो फैब होता है वहीं पर आके किसी भी एंटीजन की बाइंडिंग होती है। उसके साथ साथ वेरिएबल रीजन के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जिसको CDR भी कहा जाता है। वो 3 होते हैं, CDR1, CDR2, CDR3। सबसे ज़्यादा जो हाइपर वेरिएबल होता है वो होता है CDR3, और ज़्यादातर जो बाइंडिंग होती है एंटीजन की वो CDR3 के साथ ही होती है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब भी 2 चेन है वो आपस में लिंक कर रही होती हैं, हैवी चेन, दोनों हैवी चेन वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक्ड होती है, जबकि हैवी चेन और लाइट चेन जो है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ही आपस में लिंक्ड होती हैं। मैमल्स के अंदर 5 तरह की हैवी चेन प्रेजेंट होती हैं, अल्फा, गामा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। जबकि लाइट चेन की बात करें तो वो सिर्फ 2 ही होती हैं, कापा और लैम्डा। जो हैवी चेन होती हैं वही किसी भी एंटीबॉडी की क्लास को डिसाइड करती हैं, जिस टाइप की हैवी चेन प्रेजेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम मिल जाएगा। अगर तो गामा की चेन प्रेजेंट है हैवी चेन तो उसको दे दिया जाएगा IgG का नाम। इसी तरह अगर डेल्टा की प्रेजेंट होगी तो वो IgD होगी। जबकि जो लाइट चेन होती हैं वो कभी भी डिसाइड नहीं करती एंटीबॉडीज़ को। क्लियर? उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि एंटीबॉडीज़ के अंदर कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने नेक रीजन को देखा, हिंज रीजन जिसे कहा जाता है, ये भी प्रेजेंट होता है। कुछ क्लासेस के अंदर ये प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर एब्सेंट होता है। एब्सेंट किसके अंदर होता है? एब्सेंट होता है मी के अंदर, यानी कि ME। IgM और IgE के अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब हिंज रीजन नहीं प्रेजेंट होता तो इसकी रिप्लेसमेंट में एक और ग्लोबुलर
जो डोमेन होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये था अब सारे का सारा स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम लोगों ने जे चेन को भी डिस्कस किया कि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज जिनका मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। वैसे जो बाकी 5 एंटीबॉडीज़ हैं उसमें से जो 3 हैं वो मोनोमेरिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जबकि जो रिमेनिंग 2 होती हैं IgA और IgM वो मल्टीमेरिक होती है। IgA के अंदर डाइमर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ज्वाइन होती है। वो किसके थ्रू होती हैं? वो होती हैं जे चेन के थ्रू। जबकि जो IgM है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर रखती है। IgM के जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है। तो वहाँ पर जो 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। वो किसके थ्रू होती हैं? जे चेन के थ्रू। और जे चेन जो है वो वर्क कर रही होती है एज अ लॉक या ग्लू के तौर पर। तो ये था सारे के सारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन सब एंटीबॉडीज़ की ये जो क्लासेस हैं IgM, IgD, IgA, IgG और IgE, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और इनके क्या फंक्शन है और इनकी लोकेशन क्या है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल है तो जल्दी से लेक्चर को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।